सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। धन्यवाद लोग। शुक्रिया आप सभी का। न तो मैं लीडर हूं और न ऑरेटर, एक साधारण इंसान हूं, एक शोधकर्ता हूं। आज 3 महानायिका की जयंती मनाई जा रही है। सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और वीरांगना अवंतीबाई लोधी। मैं तो ये सोच कर आया था कि इनकी वैचारिकी पे कुछ चर्चा होगी, उनके भाषण पे, उनके पत्रों पे। और किसी की जयंती इसीलिए मनाते हैं कि उनके विचारों पर मंथन और चिंतन मनन हो और उसको कैसे आगे ले जाए इस पे चर्चा हो। ये मैं एक इतिहास का छात्र होने के नाते ये बात आपको कह रहा हूं। लेकिन अच्छा लगा, उससे भी आगे यहाँ पे क्रांतियां हो रही थी कि हटा देना है, उखाड़ देना है, सत्ता कब्जा कर लेना है, सब कर लेना है। और सत्ता कैसे कब्जा होगा इसका फॉर्मूला भी मुझे मिला। और फॉर्मूला यह था कि एक सांस में सुनते आ रहा हूं 20-25 साल से, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, प्लस 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 आगे और सत्ता आगे। जैसे चारों कम्युनिटी जो है वो लाया, फेविकोल 2 रुपए का लाया, चिपका दिया, बहुजन जमात बन गया। तो इस तरह सत्ता के आगे कहने में अच्छा लगता है। लेकिन आप जानते हैं कि राज सत्ता चलाने के लिए और इसके लिए वैचारिकी का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। और वैचारिकी कहां से आते हैं? वैचारिकी आते हैं शोध से, इंस्टीट्यूशन से, अध्ययन से। तो इसलिए ज्योतिबा दंपति ने स्कूल खोल लेते पहले। बाबा साहब कबीर, फुले और बुद्ध के अनुयायी थे, लेकिन चंदा जो इकट्ठा किए उससे मूर्ति नहीं बनवाए थे, इमारत बनवाए थे और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोले। इसमें मैं समझता हूं, मैं एक आम आदमी होने के नाते इसमें थोड़ा सा बोल दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी क्रांति आप लोग करिएगा, मैं वोटर हूं, मैं जरूर वोट दूंगा। एक कहानी से सुना देता हूं, बात समझ में आ जाएगी। गोबर गणेश की पूजा आपने सुना होगा, है जी? करते भी हैं। गृह प्रवेश होता है तो गोबर गणेश की पूजा करते हैं। चाहे आप प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, मैनेजमेंट गुरु हो, जज हो, नेता हो, वकील हो, अभिनेता हो, सब जो है क्या करते हैं? गृह प्रवेश में अनपढ़ पुजारी से गोबर गणेश आपसे पूजा करवाता है। ठीक है? और जब पूजा आप कर लेते हैं तो अनपढ़ पुजारी ये समझ लेता है कि भले ही अमेरिका से ही पीएचडी करके आया हो, इंजीनियर हो, जज हो, लेकिन इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। इसीलिए गोबर की पूजा कर रहा हो, जिंदगी भर आप उसके गुलाम हो। ये बात समझ में आई? अभी बाबा की बात हो रही थी, क्या बोले कि जो राम को नहीं मानता वो चमार है। आपने इस बात को कभी गंभीरता से सोचने और समझने की कोशिश की कि अचानक अनायास बोला गया वाक्य है कि सोची समझी राजनीति। मैं समझता हूं कि चुनाव के दरमियान सोची समझी राजनीति है। आप में से कितने लोगों ने इस बात का विशिष्ट किया? कई समुदाय के कई लोग वीडियो बना रहे थे, बोल रहे थे, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे मना करता और कहता कि इसमें आप रिएक्ट नहीं करेंगे, इस पे आपको रिएक्शन नहीं देना है। रिएक्शन कहां से आना चाहिए? आप बहुजन जमात, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी। तो सबसे पहले बोले दलित में ही कुछ जातियां कहती वगैरह मैं चमार नहीं हूं, तो सीधा सीधा काउंट हो गया कि राम भक्त। काउंटिंग हो गया। ओबीसी में तो कहा ही होगा कि मैं कहां चमार को गाड़ी सूचक शब्द। तो आपके दिमाग की रीडिंग हो गई, दिमाग की रीडिंग हो गई। आपको विरोध में खड़ा होना चाहिए था और उसमें डीपी लगने चाहिए थे कि मैं भी चमार, तब आपकी ताकत, आपकी संख्या दिखती होगी।
तो ये बुद्धि का खेल है, ये नंबर का खेल नहीं है। अगर 1 करोड़ डीपी लग जाते उसमें इस समुदाय के लोगों को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी और समुदाय को रिएक्ट करने की जरूरत थी, लेकिन आपने किया नहीं। तो समझ गया कि भाई साहब बाकी को छोड़ दो, एक समुदाय को साइडलाइन करो और बाकी तो अपना है। जैसे यादव खा गए, जाटव खा गए, सुना था ना, तो खा गए होगा तो पूरा रिजर्वेशन पूरा हो गया होगा ना। अभी अति पिछड़ा तो इसमें लेयर, तो वो लेयर, ये सब बेकार की बात है। इसमें तो क्रीमी लेयर भी नहीं होना चाहिए था। पहले 1 जनरेशन 3 जनरेशन अंग्रेजी बोलने वाले लोग आए तो सही, क्योंकि उनको अंग्रेजी बोलने सोचने समझने वाले लोगों से डर लगता है। अब चमार इतना चर्चा में क्यों है? क्योंकि चमारों ने इनकी बौद्धिक कुटाई भी की है। संत रविदास काशी में हराया था, इसलिए नफरत, इसलिए सबको गाली बनाया गया। चमार खाल भी उतारता है, जूता भी बनाता है, पहनता भी है, उसका और भी इलाज करता है और तरह तरह से इलाज करता है, संख्या बल में भी है। और सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस अगर देखेंगे इस ओवरऑल सैटेलाइट व्यू लेंगे तो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस पॉलिटिकली और फिलोसॉफिकली ज्यादा यही कम्युनिटी कर रहा है, इसलिए आपके निशाने पर है। और आप समझ रहे हैं कि वो एक जाति को कह रहा है, नहीं, वो पूरे आपकी बहुसंख्यक जमात को कह रहा है। और आप कहने में लगे कि मैं जमात नहीं हूं, मैं जमात नहीं हूं। ये है राजनीति। अगर इसको नहीं समझे ना, एक मैंने लेख लिखा था यादव जाटव कथा तो ये मोटा मोटी बात है। और अभी शायद वो कहां गई, कंचना चलेगी, बड़ी बात हुई। सिर्फ वो शत्रु है, वो शत्रु है जब आपकी सरकार बने, जहां सरकार, आपने कहा उनको कि विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय चाहिए हमें। आपने कहा कि जितने SC/ST/OBC माइनॉरिटी के जितने भी काबिल लोग अमेरिका इंग्लैंड में स्कॉलरशिप मिलेगा, सबको दिया जाएगा, नो बैरियर। ये लड़ाई खाली विधायक और सांसद नहीं लड़ सकते, ये लड़ाई इंटेलेक्चुअल लड़ सकते हैं, ये लड़ाई रिसर्चर लड़ सकते हैं। इसकी कोई तैयारी हुई? ये सवाल उठाना पड़ेगा। शोध संस्थान, आप RSS बीजेपी को गाली देते हो, लेकिन लीडर से सरस्वती शिशु मंदिर में तैयार होते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में तैयार होते हैं। इसीलिए विश्वविद्यालय अखाड़ा क्यों बना हुआ है? क्योंकि अब पिछले 20 साल में हमारे जैसे कुछ काले पीले नीले लोग यूनिवर्सिटी में आ गए, अब सवाल भी उठा रहे हैं, डर भी नहीं रहे। इसीलिए संसद नेताओं से, विधायक जी नेता होता है, उनको डर नहीं है। आपको तो 2 मिनट में ED CBI दिखाएगा, कब्जा में ले लेगा, हम लोग से डर। तो कहने के लिए बहुत सारी बातें, समय कम है, लेकिन मैं ये सोच के आया था कि आपने सावित्रीबाई फुले के आपने पत्र पढ़े होंगे। मैंने ढूंढ के 5 भाषण उनके निकाले, और 5 भाषण का नाम है उद्योग, विद्यादान, सदाचार, व्यसन और कर्ज। और इस भाषण को ज्यादा नहीं 10-15 पेज का होगा। इसमें एक एक लाइन बहुत ही मारक और दार्शनिक है। और कैसे? सावित्रीबाई फुले पर वेस्टर्न रैशनलिज्म, मार्क्सिज्म, नास्तिकतावाद का प्रभाव है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, एक लाइन। कभी और मौका रहा तो इस पर चर्चा होगी। ये भाग्य और भगवान पर सावित्रीबाई फुले ने जो उस समय कहा था, अगर आज वो कहती तो भावना आहत और लोगों का हो जाता। मैं चाहता था कि उन्हीं के माध्यम से थोड़ा भावना आहत हो जाए, लेकिन समय का अभाव, इसलिए बंद कर। शुक्रिया।